फिलामेंट थी। एक्टिन फिलामेंट को कवर कौन कर रहा था बताइए? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के कितने सब यूनिट? 3 सब यूनिट। कौन कौन से? ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई। क्लियर? इतने तरीके के ट्रोपोनिन पाए गए। अब हमने ये कहा कि हमारे पास एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट से बाइंड नहीं कर रहे हैं, उसके लिए एक इनहिबिशन का काम कर रहा है। वो इनहिबिशन कौन कर रहा है बताइए? ट्रोपोनिन आई कर रहा है। क्लियर? फिर हमने ये कहा कि हमारे पास जो मायोसिन की फिलामेंट होती है वो इससे कवर्ड नहीं है, मास्क हुआ है ना। अब हमें क्या करना है? क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कराना है। अब कोई भी एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट से कैसे बाइंड करेगा वो इस पे ध्यान देंगे। इधर देखिएगा, हमने ये कहा कि हमारे पास इनके लिए क्या चाहिए? एक एटीपी चाहिए। तो बाद में सफाई कर लेना, ठीक है? संडे को तुम्हें हम छुट्टी देंगे। तो यहाँ पे क्या आता है कि एटीपी यहाँ पे आएगा। क्लियर? ये एटीपी क्या करेगा बताइए? ये एटीपी इनसे बाइंड करेगा। ठीक है? जब एटीपी यहाँ से बाइंड किया, ध्यान से देखिएगा, जब एटीपी यहाँ से बाइंड किया तो इनके पास क्या पाई जाती है? एटीपीज एंजाइम्स पाई जाती है। क्लियर? और ये एटीपी क्या करता है? यहाँ पर सबसे पहले एटीपी क्या करता है? ये टूटता है, हाइड्रोलाइज्ड होता है। और हाइड्रोलाइज होने के लिए कौन सी एंजाइम्स? एटीपेज। ठीक है? एटीपेज जब हमारे पास टूटेगा तो किसमें टूटेगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और प्लस में हमें क्या देगा? एनर्जी देगा। क्लियर? अब मायोसिन को क्या मिला बताइए? एनर्जी मिला। अब इस एनर्जी का वो यूज करेगा। उसी दौरान हमारे पास क्या होता है कि इनके पास कैल्शियम आयन की भी जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है। ये कैल्शियम आयन क्या करता है? इनके पास जाकर के बाइंड करता है। क्लियर? ये कैल्शियम आयन किस पे जाकर के बाइंड किया बताइए? ट्रोपोनिन सी से बाइंड किया। ट्रोपोनिन सी से जैसे ही कैल्शियम आयन बाइंड करता है तो हमने क्या बताया था? इनके अंदर क्या चेंजेस आते हैं? कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं। कन्फर्मेशनल चेंजेस कैसे आ रहे हैं ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारे पास एक्टिन फिलामेंट, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास कैसे फिलामेंट? ये हमारे पास एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट की कौन सी साइट? ये एक्टिव साइट। ठीक है? इनके पास हमने क्या बताया? यहाँ पर एक ट्रोपोमायोसिन पाया जा रहा है, और ट्रोपोमायोसिन के बाद क्या पाया जा रहा है? इनके पास ट्रोपोनिन पाए जा रहे हैं। ये हमारे पास ट्रोपोनिन है। क्लियर? अब ट्रोपोनिन के पास क्या पाया गया? कैल्शियम आयन बाइंड कर गया है। इनके पास कैल्शियम आयन क्या हुआ? आकर के बाइंड किया। क्लियर? तो इनके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आए। कन्फर्मेशनल चेंजेस कैसे, किस तरीके से आए? हमने यहाँ पे ट्रोपोनिन बताया और ये कुछ इस तरीके के बना लेते हैं। यानी ये क्या हुआ हमारे पास बताइए? ट्रोपोनिन आई हुआ। क्लियर? यानी ये इनका दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुलेगा तो ये मायोसिन का हेड क्या होगा बताइए? इस ये जो मायोसिन का हेड आ रहा है इनके पास, ये जो मायोसिन का हेड आ रहा है इनसे क्या हो जाएगा? बाइंड कर जाएगा। और यहां से जैसे ही बाइंड करेगा तो यहाँ पे क्या बनाता है? ये एक्टो मायोसिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्लियर? एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो इसी को हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बताइए? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्लियर? अब हमारे पास क्या है कि इनके पास अभी जो एटीपी बचा है, यहाँ पर एडीपी और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बचा हुआ है। क्लियर? अब ये क्या करता है? मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में, किसके आयन के प्रेजेंस में? मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में हमारे पास क्या करते हैं? ये भी हाइड्रोलाइज होकर के हमारे पास क्या बनाते हैं? एटीपी फिर से बनाते हैं। क्यों? फॉर फर्दर कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? इसीलिए कहा जाता है हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एटीपी की जरूरत पड़ती है, और किसकी जरूरत पड़ती है? कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है, और मैग्नीशियम आयन की भी जरूरत पड़ती है। क्लियर? तो कभी कभी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में मैग्नीशियम आयन की भी रिक्वायरमेंट होती है। यही हमारे पास क्रॉस ब्रिज बनाने का तरीका है। क्लियर? जल्दी करिए। और पीछे वाले यहाँ आगे आ जाओ, जगह तो खाली है इसके पास, अकेली बैठी है ना। तो पाजिंग आओ तुम यहाँ।
थर्ड बेंच पे अकेली बैठी है, इस पे आराम से 4-5 लोग बैठ सकते हो। अपने साथ को भी उठा लाओ वहीं से। हाँ, आ जाओ भैया तुम भी। थर्ड बेंच पे कोई नहीं बैठा है ना? बैठा है? चलो वो आ गई है अपना जगह लेने, दौड़ करके आ रही है। आराम से बैठ जाओगे तब भी। हाँ, कि कंफर्टेबल हो वहीं पीछे बैठ जाओ, अच्छा कहीं भी जगह पाओ। मैग्नीशियम की ज़रूरत यहाँ भी पड़ती है। हो गया? यही शब्द जो है तुम लोग बहुत कॉन्फिडेंस से बोलते हो। नहीं, बाकी हर चीज़ तुम लोग मन दबा करके बोलते हो। हो गया? एक बार फिर से समझते हैं, सुनिएगा ध्यान से। हमने यहाँ तक आपको बताया था कि किसी भी तरीके की ये रेस्टिंग कंडीशन थी। कैसी कंडीशन थी बताइए? ये रेस्टिंग स्टेज थी। रेस्टिंग स्टेज के दौरान हमारे पास जो होती है कि ट्रोपोनिन हमारे पास इसको क्या की है, मास्क की है, किसको? एक्टिन फिलामेंट को। हमने ये कहा कि रेस्टिंग कंडीशन के दौरान हमारे पास सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क दी एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। क्लियर? यहाँ तक बताया था। फिर हमने ये कहा था कि मायोसिन की फिलामेंट यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास्किंग हुई है किसकी बताइए? एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन की। क्लियर? कौन कर रहा है? ट्रोपोनिन आई कर रहा है। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी ने बोला है कि सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। फिर हमने ये कहा कि हमारे पास एटीपी की जरूरत पड़ती है फॉर द कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन के दौरान, अब यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन के दौरान किसकी किसकी रिक्वायरमेंट है बताइए? किसकी किसकी रिक्वायरमेंट है? हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ी? एटीपी की जरूरत पड़ी। ठीक है, बिना एनर्जी के कुछ होने वाला नहीं है।
ये एटीपी क्या करता है, हमारे पास एटीपेज बाइंडिंग साइट पे जाकर के क्या होता है, जुड़ता है और ये एटीपी की हाइड्रोलिसिस कराती है। ये क्या करा रही है बताइए, हाइड्रोलिसिस करा रही है, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस के दौरान क्या निकलता है, एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाता है और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। जब ये एनर्जी पाती है, ठीक है, तब जाकर के हमारे पास मायोसिन की फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट से क्या होती है, जाकर के अटैच्ड होती है और इतना तेज एनर्जी मिलता है, ये तुरंत जाकर के ऐसे बाइंड होती है। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक बोलते हैं। कई बार ऐसा टर्म आया है कि पावर स्ट्रोक किसे कहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक। यानी इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, वो तुरंत एनर्जी जैसे रिलीज होगी, तुरंत जाकर के इसका जो हेड होता है एक्टिन फिलामेंट से ऐसे जुड़ जाता है, फिर ऐसे जुड़ता है, फिर ऐसे जुड़ता है, यानी इतना तेज बाइंडिंग होती है इनकी। क्लियर। फिर आता है हमारे पास क्या कि ये जो एटीपी मिली, फिर कैल्शियम आयन क्या किया, कैल्शियम आयन जाकर के किससे जुड़ा बताइए, सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, और वो ट्रोपोनिन का सब यूनिट क्या है बताइए, ट्रोपोनिन सी है। ये बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद क्या लाता है, कन्फर्मेशनल चेंजेस लाता है और कन्फर्मेशनल चेंजेस के दौरान उनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव होता है और यहाँ पे अनमास्किंग हो जाती है, किसकी बताइए, ट्रोपोनिन आई की, ठीक है। ट्रोपोनिन आई की जैसे अनमास्किंग होती है तो उनके पास चांस होता है किसका, क्रॉस ब्रिज बनाने का, और ये तुरंत क्रॉस ब्रिज बना लेते हैं। क्लियर। चलिए शुरू से लेकर के अंत तक हम पढ़ते हैं, ध्यान मिटा दे, आगे बढ़े। सुनते ध्यान से। अगर पहला स्टेप पूछा जाए, ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन का, अगर हम मसल्स कॉन्ट्रेक्शन का सबसे पहला स्टेप आपसे पूछें तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप बताइए, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या था, हाँ, यानी क्या है कि हमारे पास क्या है कि स्टिमुलेशन ऑफ नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स फ्रॉम कहां से बताइए, सीएनएस से, तो कहां पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सबसे पहला तो यही पॉइंट था ना कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे किसी भी तरीके का स्टिमुलेशन आए, कहां से आए, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आए, कहां से, सीएनएस से। क्लियर। अब जैसे यहां पे आएगा तो यहां पे क्या होगा बताइए कि रिलीज होगा क्या, रिलीजिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन, ठीक है, इनटू कहां, साइनेप्टोनिमल सॉरी साइनेप्टिक, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, बोली बात सही है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद हमारे पास क्या होगा बताइए, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास ये एसिटाइल कोलिन रिलीज हो गई। अब ये एसिटाइल कोलिन कहां पे जाएगी बताइए, रीच टू दी सार्कोलेमा, सार्कोलेमा पे जाएगी, ठीक है। और सार्कोलेमा पे जाने के बाद क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ क्या, सार्कोलेमा, सार्कोलेमा का क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लक्स होगा किसका, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन चैनल, बोलिए। फिर ये सोडियम आयन चैनल कहाँ जाएगा बताइए, इंटर्स इनटू कहाँ पे बताइए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद क्या होगा, कैल्शियम आयन की जो चैनल होगी वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, बोलिए। और यहाँ पे इन्फ्लक्स होगा किसका, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन इनटू कहाँ, सार्कोप्लाज्म में, ठीक है। और सार्कोप्लाज्म के अंदर जो कैल्शियम आयन है कौन रिलीज करेगा, कौन रिसीव करेगा बताइए, ये जो ट्रोपोनिन सी है यही रिसीव करता है किसके अंदर बताइए, कैल्शियम आयन को, ठीक है। एंड मसल्स कॉन्ट्रेक्शन क्या हो जाते हैं तब हमारा, मसल कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होता है। बहुत सारी चीजें इसमें स्केप की हैं, कौन कौन सी, वोल्टेज गेटेड चैनल जो हमारे पास सोडियम आयन था वो भी हमारे पास क्या है, ओपन होता है। क्लियर। ये कई सारी चीजें स्टेप हैं, बट आपको मोटा मोटा हिसाब ऐसे ही याद रखना है।
इसी को हम बोलते हैं सार्कोट्यूबुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? सार्कोट्यूबुलर सिस्टम। टी ट्यूब्यूल्स हमारे एल ट्यूब्यूल जो होते हैं कि कोई भी एसिटाइल कोलिन अगर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर अगर रिलीज होते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, तो वो टी ट्यूब्यूल के जरिए ही इंटर करते हैं हमारे मसल्स के अंदर। टी ट्यूब्यूल हेल्प करता है किसमें बताइए? टी ट्यूब्यूल हेल्प करता है रिलीजिंग क्या, जो हमारे पास ACH है इनटू कहाँ पे? सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। क्लियर? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास अगर कोई भी सोडियम आयन जाना है तो कौन लेकर के जाता है? टी ट्यूब्यूल ही लेकर के जाता है। ठीक है, दो ट्यूब्यूल होते हैं ना, एक टी ट्यूब्यूल का मतलब होता है ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, एक एल ट्यूब्यूल का मतलब लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब्यूल। ये सब के सब क्या किए जाते हैं कि हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किस डायरेक्शन में प्रेजेंट है इस बेसिस पे। अगर ट्रांसवर्स डायरेक्शन पे बेसिस है तो हम उनको क्या बोलते हैं? टी ट्यूब्यूल, और अगर लॉन्गिट्यूडिनल पे बेस्ड है तो उनको हम एल ट्यूब्यूल बोल देते हैं। रिलीजिंग ऑफ ACH एसिटाइल कोलिन, यह एसिटाइल कोलिन इस बार जो संडे को टेस्ट होगा उसमें नीट वाला ही सिलेबस होगा, जैसे आपका सेक्शन A सेक्शन B होता है, ठीक है, वैसे उसी पे ध्यान देना है। जब इंडिविजुअल बायो होता है उसमें आप पूरा का पूरा क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? बट अगर फुल लेंथ का जो टेस्ट होता है आपको 720 वाला, तो उसमें सेक्शन A सेक्शन B का ध्यान रखना है आपको। क्लियर? हो गया? अच्छा सुनते ध्यान से, ये जो एटीपी हम ला रहे हैं यानी एनर्जी जो लेकर के आ रहे हैं वो फॉस्फेट के फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं ना, यानी ये एनर्जी जो फॉस्फेट है उसका सोर्स क्या होगा? अगर हम एनर्जी कहीं से लेते हैं तो किसी न किसी सोर्स से लेते होंगे, तो हेडिंग डालते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉस्फेट, सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉस्फेट, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉस्फेट। लिख लिए थे ये लिख लिया था। चलिए, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉस्फेट हेडिंग है हमारे पास। सुन ध्यान से, एनर्जी फॉस्फेट का क्या क्या सोर्स हो सकता है? क्लियर? तो सबसे पहला सोर्स हम बता रहे हैं, हमारे पास जो फर्स्ट सोर्स है उस पर ध्यान दीजिएगा। पहला सोर्स होता है हमारे पास क्या? क्रिएटिन फॉस्फेट हम लेते हैं, नाम तो सुना ही होगा। क्रिएटिन फॉस्फेट, क्रिएटिन फॉस्फेट क्या होता है? जब ये हाइड्रोलाइज्ड होता है, जब ये क्या हुआ बताइए? जब इसकी हाइड्रोलाइज्ड करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो क्या करते हैं कि क्रिएटिन अलग हो जाता है और हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाता है। क्लियर? यानी फॉस्फेट जो ग्रुप अलग होगा वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा और प्लस में हमारे पास हाई अमाउंट में एनर्जी देता है।
हाई अमाउंट में क्या देता है हमें बताइए, ये एनर्जी दे रहा है, और ये एनर्जी किस में यूज होगा, मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन में। क्लियर? यानी हमने ये कहा कि क्रिएटिन क्यों लिया, क्योंकि क्रिएटिन की सबसे खास बात क्या होती है कि 100% इलिमिनेट हो जाती है हमारी किडनी से। क्लियर? यानी क्रिएटिन के बारे में क्या समझेंगे, क्रिएटिन जो होती है वो 100% इलिमिनेट कर दी जाती है, हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती, इलिमिनेटेड बाय किडनी, इसलिए हम क्रिएटिन लेते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद आता है हमारे पास क्या, नेक्स्ट सोर्स लेते हैं, सेकेंड सोर्स हमारे पास, सेकेंड सोर्स क्या होता है हमारे पास, लैक्टिक एसिड ही ले लेते हैं हम, मान चलते हैं। जैसे हमने ये कहा कि ग्लूकोज जो होता है उनका अगर ब्रेकडाउन अगर हम कर रहे हैं, क्लियर, एनारोबिक कंडीशन में, पहला हम सोर्स लिया, और दूसरा सोर्स क्या है हमारे पास, एनारोबिक कंडीशन के दौरान। किस कंडीशन के दौरान बताइए, एनारोबिक रिस्पायरेशन के दौरान हमारे पास क्या होता है, तो हम यही देखते हैं कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में किस में टूटता है बताइए, लैक्टिक एसिड में टूटता है, और हमारे पास किस में टूटता है, हमारे ये एनर्जी में हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देता है, हालांकि CO2 भी निकालेगा। क्लियर? बट हमें किससे मतलब है, ये भी एनर्जी देगा, कम एनर्जी देगा बट देगा जरूर। क्लियर? होता क्या है कि सबसे पहले ग्लूकोज तुरंत नहीं टूटेगा, होता क्या है कि पहले एनारोबिक रिस्पायरेशन के दौरान जो ग्लूकोज होता है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में टूटता है। अब ये पायरुविक एसिड जो होता है आगे चल करके लैक्टिक एसिड में टूट रहा है। समझ आई बात? क्योंकि एरोबिक रिस्पायरेशन एनारोबिक रिस्पायरेशन कहाँ पे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि पायरुविक एसिड जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में बनते हैं ग्लाइकोलिसिस के दौरान। क्लियर? तो हम यहाँ पे बता रहे हैं जो ग्लूकोज हो रहा है वो एनारोबिक कंडीशन में किससे टूट रहा है बताइए, लैक्टिक एसिड में टूट रहा है, और अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहा है। हमारा मकसद क्या है बताइए, मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन में एनर्जी का यूज करना, किसी भी तरीके से मुझे एनर्जी मिले चाहे जहां से मिले। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, थर्ड सोर्स क्या है, थर्ड सोर्स क्या है, थर्ड सोर्स हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन है। थर्ड सोर्स क्या है हमारे पास, एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये किस में टूटता है बताइए, CO2 में टूटता है और H2O में टूटता है, और हाई अमाउंट में एनर्जी देता है हमें, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें दे रहा है। अब बट बात यह आती है कि हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कहाँ होगी, ऑक्सीजन हमेशा इंक्रीज होता है कहाँ पे, जहां पे मायोग्लोबिन हमारा ज्यादा होगा। बोलिए बात सही है, मायोग्लोबिन ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन की स्टोरेज क्या होगी बताइए, ज्यादा होगी, पढ़ा चुका हूं। सुनिएगा, हाँ एक चीज और था, मायोग्लोबिन में हमने बताया था ये पिंक कलर का होता है ना, आपके एनसीईआरटी ने रेड कलर लिखा है तो उसको रेड कलर कर दीजिएगा ना, हमने पिंक, एक्चुअल में वो पिंक कलर का ही होता है, पिंकिश कलर का होता है। ठीक है, बट आपको याद रखना है कि एनसीईआरटी ने जो लिखा है रेड कलर, हम उस पर ध्यान देना। क्लियर? अब बात आती है यहाँ पे स्टोरेज में मदद कर रहा है। अब रेड ये किसके अंदर पाए जाते हैं, रेड मसल फाइबर के अंदर, जल्दी करिएगा, ये इतने जगह से एनर्जी मिलती है और ये सारे एनर्जी पूछे गए हैं क्वेश्चन में। क्लियर? क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए हमेशा मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये बात याद रखना है, बिना एनर्जी के क्रॉस ब्रिज हम नहीं बना पाएंगे।
समझ रहे बात? चलिए एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए कितने एटीपी की जरूरत पड़ेगी मसल्स कॉन्ट्रेक्शन के दौरान, टोटल अमाउंट ऑफ एटीपी? चलो भैया तुम बताओ, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन के दौरान कितने एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है? चलो भैया दादा इधर देखो, हाँ मसल्स कॉन्ट्रेक्शन के दौरान, चल भाई बता, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन के दौरान कितने एटीपी लगने चाहिए अब? हाँ कितने एटीपी, कितने एटीपी, कितने एटीपी? कोई है बताएगा जो बताना चाहेगा, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन के दौरान कितने एटीपी की जरूरत पड़ती है? सही आंसर बता, कहीं से आया है, गलती से ही आया है लेकिन किसी मुंह से सही आया है। तुम दोनों में से कौन बोला? कितना? अरे बता रहा था तो सही। कितने एटीपी की जरूरत पड़ रही है? एक बार और आखिरी मौका दे रहे हैं, चल बता कितने एटीपी? नहीं, 2 एटीपी की जरूरत पड़ती है। तुम दोनों में से कितने, कौन बोला था 2? तुमने बोला था? अच्छा, दिल की बातें कहना चाह रहे थे 2 लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, हम दिल की बातें पढ़ लिए। बता देंगे अभी, एक्सप्लेन करेंगे। 2 एटीपी की जरूरत पड़ती है, एक जोड़ने के लिए क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन के दौरान और एक तोड़ने के लिए। हो गया, आगे बढ़े, चलिए सुनते ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट, अब हमने ये कहा कि ये एनर्जी तो मुझे मिल गई ना, अब अरे बोलिए, अब इसी एनर्जी का यूज मैं कहां पे करूंगा? अभी ताजा ताजा पढ़ा है, इस एनर्जी का यूज कहां करूंगा? मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन में, और मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन कब होगा? जब क्रॉस ब्रिज बनेगा तब। क्लियर? तो लिखेंगे बाय यूटिलाइजिंग दिस एनर्जी, जो अभी पाए हो ना, बाय यूटिलाइजिंग, एनसीईआरटी लिखी है, बाय यूटिलाइजिंग दिस एनर्जी, कहां से मिला है ये एनर्जी? एनर्जी कैसे मिलेगा? डायरेक्ट पूछा गया है, एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम, देखिएगा फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस, बाय यूटिलाइजिंग ऑफ दिस एनर्जी, ठीक है, फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस, एटीपी हाइड्रोलिसिस, कॉमा मायोसिन हेड, मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स, मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स विद या बाइंड्स टू एक्सपोज्ड एक्टिव साइट, एक्सपोज्ड एक्टिव साइट, एक्सपोज्ड एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, क्लियर, फिलामेंट, टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज, टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज। एक चीज का तो पता चल गया, आप हमें बताइए सबसे पहले एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगी या कैल्शियम बाइंड करेगा ट्रोपोनिन सी से? कैल्शियम बाइंड करेगा ट्रोपोनिन सी से। पहले क्या करता है, कैल्शियम आयन जो होता है वो बाइंड करता है ट्रोपोनिन सी से, तो ट्रोपोनिन सी क्या करता है, कन्फर्मेशनल चेंजेस लाता है। क्या लाता है?
अब कन्फर्मेशनल चेंजेस के दौरान हमारे पास जो एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइड थी, वो जो मास्क थी, अब उसका क्या हो गया है, अनमास्किंग हो गया है। तो वो एरिया कैसा हो गया, एक्सपोज्ड हो गया है। अब इस एक्सपोज्ड एरिया में जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें एनर्जी जो मिलती है, वही एनर्जी जाकर के क्या करता है कि मायोसिन की जो हेड होती है एक्सपोज्ड एरिया पे जाकर के तुरंत जुड़ जाती है। क्लियर? तो यही बात हमें याद रखना है। क्लियर? मैग्नीशियम आयन कहाँ जरूरत पड़ती है, एटीपी के हाइड्रोलिसिस के दौरान। ठीक है, यानी हमारे पास जो एटीपेज एंजाइम्स है वो कब तक वर्क नहीं करेगी, जब तक मैग्नीशियम आयन नहीं मिलेगा। यानी मैग्नीशियम आयन क्या है, मैग्नीशियम आयन क्या है फिर वहां पे, मैग्नीशियम आयन क्या है फिर, कोफैक्टर है। ठीक है, यानी हमारे पास किसी भी एंजाइम्स में दो तरीके की होती है ना, एक कोफैक्टर होता है, एक होलो एंजाइम्स होते हैं, तभी जाकर के एंजाइम्स वर्क करता है। बिना ताले के चाबी का किसी काम की नहीं। क्लियर? तो सेम यही बात आती है कि एटीपेज एंजाइम्स वर्क करेगा ही नहीं जब तक उस पर जाकर के कोफैक्टर जुड़े ना। क्लियर? कार में अगर चाबी नहीं लगाओगे तो कार स्टार्ट नहीं होगी। सेम यही बात, एटीपेज स्टार्ट नहीं होगा, अपना वर्क नहीं करेगा जब तक उसे कैल्शियम मैग्नीशियम आयन नहीं मिलेगा। इसलिए मैग्नीशियम आयन का भी होना बहुत जरूरी है। क्लियर? फिर उसके बाद आता है हमारे पास ये क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन अब हो गया है। क्लियर? अब हम वो चीजें बता दें क्या, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर जो स्लाइड हो रहे हैं उनकी कहानी। क्लियर? हेडिंग डालते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। उसको पढ़ाया नहीं है, केवल बताया है अभी तक ना, लिखवाया नहीं है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्लियर? अब सुनते हैं ध्यान से स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है। आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम बनाया गया है, उस डायग्राम को देखिएगा। क्लियर? हाँ यही डायग्राम है। क्लियर? इसकी नहीं, यहाँ पे पीछे वाला। क्लियर? दिख रहा होगा क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन आपका। क्लियर? क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन में हमारे पास जो सबसे पहला डायग्राम देखिएगा आप। क्लियर? यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, इधर देखिएगा ध्यान से, ये वाले डायग्राम को। क्लियर? यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट है और ये मायोसिन फिलामेंट है। इस वाले फिलामेंट को अगर ध्यान से देखिएगा, पहले यहाँ से राइट साइड से हम चल रहे हैं। क्लियर? अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि ब्रेकिंग हुई है क्रॉस ब्रिज का, यानी नॉर्मल है स्टेज में है ये। क्लियर? ये क्या है, नॉर्मल स्टेज में है। जब ये क्या करता है कि एक्टिन फिलामेंट के ऊपर एडीपी, यानी एडीपी का मतलब हम क्या समझेंगे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, अब उस पर आकर के जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है यानी एनर्जी उसको मिलती है। ठीक है, अब उस एनर्जी का यूज करके वो क्या बनाता है, क्रॉस ब्रिज बनाता है। क्या बनाता है, क्रॉस ब्रिज बना रहा है। और यही क्रॉस ब्रिज आगे चल करके एक्टिन फिलामेंट के ऊपर मायोसिन फिलामेंट आकर के हेड उसका जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। ठीक है, अब ये जो फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज है, अब इनके ऊपर हम क्या लगाएंगे बताइए, एटीपी को अब हाइड्रोलिसिस कराएंगे। क्या कराएंगे, यानी यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, एटीपी की हाइड्रोलिसिस हुई, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या हुआ, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी रिलीज हुई। जब भी एनर्जी रिलीज हुई यानी क्रॉस ब्रिज वहां पे क्या हो गया, हमारा टूट गया। क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए मुझे क्या लगता है, एनर्जी लगानी पड़ती है, और क्रॉस ब्रिज टूटते ही एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। यही बात याद रखनी। और ये जो एनर्जी रिलीज हुई, अब फिर से वही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो जुड़ा था, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ करके कहाँ पे आएगा, फिर से यहाँ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा एडीपी से। ये कार्यक्रम हमेशा चलता रहेगा, इसीलिए मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है कि हमें क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और क्रॉस ब्रिज के ब्रेक होने से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, यही बात याद रखनी है। हम यहाँ पे दो पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, हम पहला रिमार्क ये लिखना चाह रहे हैं कि जो एनर्जी होगी, यानी हम ये कह सकते हैं एटीपी, क्लियर, इज रिक्वायर्ड होगी ड्यूरिंग, किसके दौरान बताइए, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, यानी क्रॉस ब्रिज का अगर फॉर्मेशन हो रहा है उस दौरान हमारे पास क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है कि एनर्जी रिलीज्ड होगी। एनर्जी क्या हो रही है बताइए, रिलीज्ड हो रही है, ठीक है। कब बताइए, ड्यूरिंग ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। क्लियर। एनर्जी रिलीज होती है क्रॉस ब्रिज के टूटने से, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हमें क्रॉस ब्रिज के बनाने के लिए। क्लियर। और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है बताइए, ये बताती है कि जो थिन फिलामेंट होती है, थिन का मतलब हम क्या समझेंगे, एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। ये जो थिन फिलामेंट होती है वो स्लाइड करती है, स्लाइड ओवर किसके ऊपर बताइए, ओवर थिक फिलामेंट। थिक की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, मायोसिन फिलामेंट। यानी कहने का मतलब है कि पोजीशन ऑफ जो मायोसिन फिलामेंट है वो फिक्स्ड होती है, पोजीशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट फिक्स्ड होती है, एक्टिन फिलामेंट ऐसे ऐसे खिसक रही है। क्लियर, समझ आ रही बात है। यानी हमें ये बात याद रखनी है कि जो पोजीशन है ऑफ थिक फिलामेंट, पोजीशन ऑफ जो थिक फिलामेंट है ऑलवेज कैसी होती है बताइए, ऑलवेज कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। क्लियर। एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करती है, मायोसिन फिलामेंट इतनी थिक होती है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, ठीक है। वो ऐसे कैसे रहेगी, ऐसे ऐसे आराम से होती जाएंगी। क्लियर, हमेशा यही बात याद रखना है। हो गया, चलिए एक पॉइंटर नोट डाल करके लिखेंगे, दिस प्रोसेस कंटिन्यू, ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल, ये कब तक होता रहेगा, टिल कैल्शियम आयंस आर पंप्ड, जब तक कैल्शियम आयन की पंपिंग होती रहेगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सार्कोप्लाज्म में। क्लियर। टिल कैल्शियम आयंस आर पंप्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी, बैक टू दी सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी। अरे रेटिकुलम में कई सारे सिस्टर्नी पाई जाती है ना, हाँ, सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी रिजल्टिंग इन मास्किंग ऑफ, रिजल्टिंग इन मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट। होता क्या है कि कैल्शियम आयन जब बाहर आता है तो अनमास्क होते हैं क्या, एक्टिन फिलामेंट की मास्क, ठीक है। अब जैसे फिर से कैल्शियम आयन अंदर चला गया सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर, तो क्या सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयन रह जाएंगे, नहीं। सार्कोप्लाज्म के अंदर अगर कैल्शियम आयन नहीं रहेंगे फिर से वही ट्रोपोनिन जो सी होगा कन्फर्मेशनल चेंजेस फिर से लाएगा और ट्रोपोनिन आई जो होगा फिर से मास्क कर देगा। क्लियर। तो यानी कहने का मतलब यह है कि मास्किंग और अनमास्किंग किस बात पे डिपेंड करता है, कैल्शियम आयन के लेवल पे, ठीक है। समझ रहे बात। और ऐसा कई बार होता है कि हमारा जो स्टेट होता है मसल कॉन्ट्रेक्शन का, लगातार कॉन्ट्रेक्शन फेज में ही बना रहेगा अगर कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है तो। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, चलिए हेडिंग डालते हैं, समझाएंगे इसी में। क्लियर, हो गया। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, ये सारी बातें हो गई हमारी। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कुछ बातें नोट डाल करके याद रखनी है। क्लियर।
आपके एनसीईआरटी ने एक बात लिखा है, क्या लिखा है कि किसी भी मसल्स कॉन्ट्रेक्शन की जो फेज की साइकिल होती है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, किसी की ज्यादा किसी की कम। आपके एनसीईआरटी की लाइन पढ़ करके सुना दे रहे हैं, लाइए। क्लियर? सुनते ध्यान से। यहां पे लिखा गया है कि यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है, क्लियर? इस डायग्राम के नीचे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा गया है दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल कैल्शियम एंड पंप बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी रिजल्ट इन द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट। क्लियर? दिस कॉजेज रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक, यानी अब फिर से जेड लाइन क्या हो जाएगा, अपने बैक पोजीशन पे जाएगा, यानी रिलैक्सेशन स्टेट में चला गया। क्लियर? फिर उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है कि द रिएक्शन टाइम ऑफ फाइबर कैन वेरी वेरी इन डिफरेंट मसल्स, यानी मसल्स के अंदर क्या होता है कि अलग अलग मसल्स का जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, क्लियर, और कॉन्ट्रेक्शन जो फेज होते हैं वो अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का मसल्स है, यानी व्हाइट मसल्स है या फिर रेड मसल फाइबर है। समझ आ रही बात? यानी रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर दोनों में अलग अलग होते हैं। एक स्लो फाइबर होता है, एक हमारा फास्ट फाइबर होता है। क्लियर? तो यानी स्लो फाइबर कौन होगा, जिसके अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन होंगे, मायोग्लोबिन पाया जाएगा, यानी रेड मसल फाइबर कैसा फाइबर है, स्लो फाइबर है। ठीक है? और फास्ट फाइबर क्या है हमारे पास, व्हाइट फाइबर मसल फाइबर जो होते हैं वो व्हाइट वाले वही फास्ट होते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद आता है कि ये जो हमारे पास क्या है, रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम का मतलब क्या है कि स्टिमुलस मिला तुरंत कॉन्ट्रेक्शन में चले गए, कुछ आराम आराम से जाते हैं, इन्हीं को लेकर के हमने बता रहे हैं। क्लियर? फिर उसके बाद आता है कि यहाँ पर लिया गया है रिपीटेशन repeated activation of muscles can lead to the accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। क्लियर? इसके नीचे की जितनी भी बातें आप पढ़ेंगे वो सारी बातें शुभम सर पढ़ा चुके हैं, ना हो तो पढ़ करके देख लीजिएगा। क्लियर? इसको हम एक बार और अच्छे से समझाएंगे, सुनिए, वही रिपीटेड वाला हम बताने चाह रहे हैं। क्लियर? अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट, हमें क्या करना है, वो जो बातें बताई जा रही हैं कि हर एक मसल फाइबर की अलग अलग रिएक्शन टाइम होती है। क्लियर? तो एक हेडिंग डालते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। मसल्स हमारा खत्म हो चुका है एनसीईआरटी के हिसाब से, अब हम कहां पे चलेंगे, रिफ्रैक्टरी रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड समझाए? रिफ्रैक्टरी पीरियड समझते हैं। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है, इधर देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। जैसे कि एक स्टिमुलस हमें मिला, एक स्टिमुलस इनको मिला, बट ये तुरंत एक्साइटेड हो गए। क्लियर? और हम आराम से बैठे हुए हैं। सेम यही बात आती है कि हमारे पास जब कोई भी एक सिग्नल हमारे सीएनएस से आता है और सीएनएस से आने के बाद वो सिग्नल, अब उस सिग्नल की वजह से मसल्स कॉन्ट्रेक्शन फेज में जा रहे हैं, फिर उसके बाद रिलैक्सेशन फेज में आ रहे हैं, उनके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है हमारे पास फास्ट फाइबर का, ठीक है, बहुत ही कम होता है, और हमारे पास जो स्लो फाइबर होते हैं उनका ज्यादा होता है। जैसे हम आपको समझा रहे हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है। अगर हमने क्या कहा कि अगर आपसे कहा जाए कि सर आप इतना ज्यादा कैसे पढ़ाएंगे, क्लियर, दो तरीके के लोग पढ़ाने के होंगे। मैं आपको जिंदगी भर 1 घंटा पढ़ाऊं और 24 घंटे आराम, 23 घंटे आराम करूं, तो आप मुझसे चाहे जितना दिन तक पढ़वा सकते हैं ना, यानी मेरे पढ़ाने का कितना टाइम है, 1 घंटे, और 23 घंटे क्या कर रहा हूं मैं, आराम कर रहा हूं। क्लियर? यानी हमारी रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है, आराम करने की पीरियड कितनी है, 23 आवर। अब हमने ये कहा कि हम इनसे कहे कि चलो तुम्हें भी पढ़ाना है, कंटिन्यू पढ़ाना है, 1 घंटे आराम करना, 23 घंटे पढ़ाने हैं आपको, सोना भी नहीं, 1 घंटे के अंदर जो करना है कर लीजिएगा आप। क्लियर? खाना, नहाना, धोना, पीना, सब कुछ 1 घंटे के अंदर, उसी में आराम आराम कर लीजिएगा। कितना दिन तक पढ़ा पाएंगे ये, ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन, बहुत ही ज्यादा दिल पे ले लिए बात तो 1 आध महीने। ठीक है? 1 महीने के बाद इनकी आत्मा पढ़ाएगी। समझ में आ रही बात? यानी कहने का मतलब होता है कि रिफ्रैक्टरी पीरियड इसीलिए बोला जा रहा है कि हमारा हार्ट, अब यही बात याद रखना है, लोग कहते हैं कि हमारा दिल थकता ही नहीं, लगातार कंटिन्यू वर्क करता रहता है बेचारा, इसको तो आराम चाहिए। सबसे ज्यादा आराम हार्ट करता है,
और बदनाम है कि हमेशा भटकता रहता है, इधर उधर होता है ना, कुछ भी नहीं होता ऐसा। हार्ड मसल्स का जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, अगर आपसे कोई ज़िंदगी में पूछेगा कि हार्ड मसल्स कभी भी नहीं थकते, उसकी मेन वजह क्या है, उसकी मेन वजह क्या है? रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये आंसर होगा, इसलिए मैं बताना चाह रहा था रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है। क्लियर? यानी हार्ड मसल्स नेवर फटिग ड्यू टू इट्स रिफ्रैक्टरी पीरियड। इनकी जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, द टाइम पीरियड from a signal stimulus, the time period from a single stimulus in which no second stimulus is perceived, no second stimulus is perceived by muscle is called as refractory period, is called as refractory period. क्लियर? जैसे हम आपको समझा रहे हैं, हमने ये कहा कि हमको कोई काम मिला और मैं वो काम कर रहा हूं, वो काम कंप्लीट नहीं हुआ तब तक दूसरा काम मुझे दे दिया गया। क्लियर? फिर वो तीसरा नहीं कंप्लीट हुआ, चौथा में काम मिल गया। क्लियर? ये सारी बातें जो हो रही हैं वो रिफ्रैक्टरी पीरियड की ही हो रही हैं। क्लियर? यानी सेकेंड स्टिमुलस तुरंत रिसीव मैं कर ले रहा हूं। अगर यही बात हार्ट के लिए किया जाए तो हार्ट एक बार अगर वर्क करता है तो वो सेकेंड स्टिमुलस परसीव नहीं करता। क्लियर? पहले वो रिलैक्स स्टेट में आता है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड के बाद ही हम इसको स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। क्लियर? और यही रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होती है अलग अलग मसल्स की अलग अलग होती है। ठीक है? अगर हम बात करेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड स्केलेटल मसल्स की, किसकी बात करते हैं? स्केलेटल मसल्स की। और यही हम बात करेंगे किसके? कार्डियक मसल्स की। स्केलेटल मसल्स की जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है वो हमारे पास 5 मिली सेकेंड होता है। क्लियर? कितना होता है? 5 मिली सेकेंड होता है। और यही कार्डियक मसल्स की 300 मिली सेकेंड होती है। यानी कितना ज्यादा गुना बड़ा है कि नहीं? यानी कम काम करेगा लेकिन रिलैक्स ज्यादा करेगा। ठीक है? जल्दी करिएगा। इनकी जो रिफ्रैक्टरी पीरियड कितनी है बताइए? 300 मिली सेकेंड की। ठीक है? मिली सेकेंड है ये। क्लियर? मिली सेकेंड है, इसीलिए कार्डियक मसल्स कभी भी थकती नहीं है। ठीक है? इसीलिए क्या होती है, कार्डियक मसल्स नेवर फटीग। अब समझ में आया क्यों नहीं थकती? हो गया? चलिए, सेकेंड हेडिंग है हमारे पास राइगर मोर्टिस। नाम तो सुना होगा ना? सारे डिसऑर्डर यही हम बता दे रहे हैं मसल्स के। क्लियर? एक यही तो डिसऑर्डर है, रिमोटॉइड आर्थराइटिस। क्लियर? उसमें हम समझा देंगे सभी चीजें। एक मिस्थेनिया ग्रेविस भी है क्या? दो मस्कुलर डिसऑर्डर हैं, मिस्थेनिया ग्रेविस की और हमारे पास मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और एक और है ना। ठीक है? राइगोमोटिस भी है इन्हीं में। सुनेंगे राइगोमोटिस क्या है?
आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कई सारे इंसान मरने के बाद उनकी शरीर अकड़ जाती है ना, क्लियर, यानी जिस अवस्था में वो मरते हैं बेचारे उसी अवस्था में मर जाते हैं और उसी अवस्था में उनकी बॉडी रहती है अगर 4-5 घंटे तक उनको कोई ना देखे या कोई उनको सीधा ना करे तो। इसीलिए जब कोई भी इंसान मरता है तो सबसे पहले उसके क्या किए जाते हैं कि शरीर को सही किया जाता है। अब जिस अवस्था में अगर हाथ ऐसे टेढ़ा है तो अगर 4-5 घंटे करने मरने के बाद अगर उसको सीधा नहीं करेंगे तो ऐसे कैसे रहेगा, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या है कि अगर ये हाथ इस तरीके से गया है तो इनके अंदर क्या है, मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन हो गया है। अब मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन एक बार हो गया है तो यहाँ पे एटीपी मसल क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। बेचारा जब मर ही गया है तो एनर्जी कैसे बनाएगा, रिस्पायरेशन तो हो नहीं रहे हैं, तो ये परसिस्ट कर जाता है एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। तो हमारे पास इसकी डिफिनीशन क्या होगी, परसिस्टेंस ऑफ, क्या बोला, परसिस्टेंस ऑफ एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, इसके जगह पे मैं क्रॉस ब्रिज लिख दूं क्या, बोलिए, यानी परसिस्ट कर गया, क्रॉस ब्रिज बन ही गया है, ठीक है, बात समझ आ रही है। आफ्टर डेथ, वजह बताइए, ड्यू टू लैक ऑफ एटीपी, क्लियर, ड्यू टू लैक ऑफ एटीपी। एटीपी की कमी की वजह से क्या होता है कि ये परसिस्ट कर जाता है, क्लियर, क्लियर। तीन बातें बताइए इसमें, राइगर मोटिव्स में तीन बातें आपको इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है, तीनों क्वेश्चंस हैं। पहली बात ये आता है कि राइगर मोटिव्स कब नजर आती है मुझे, तो कब नजर आती है, मरने के बाद, यानी ये अपीयर होगा कब, अपीयर आफ्टर, आफ्टर डेथ। किसी जिंदा इंसान में राइगर मोटिव्स मत देखने की कोशिश करना, क्लियर। कई बार ऐसे शरीर में लोग बोलते हैं जब जिंदा था तो अकड़ रहा था और मर गया फिर भी अकड़ रहा है, क्लियर। तो ये कहाँ पे वो राइगर मोटिव्स है, डेथ के बाद, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इनमें एटीपी, एटीपी सिंथेसिस नहीं होती, क्लियर। और इनमें क्या हो रहा है बताइए, क्रॉस ब्रिज क्या हो रहा है, परसिस्ट कर रहा है। थर्ड हमारे पास क्या है, क्रॉस ब्रिज क्या हो गया बताइए, परसिस्ट कर गया। यही तीन क्वेश्चन उठते हैं राइगर मोटिव से, चौथा क्वेश्चन उठेगा ही नहीं, क्लियर। क्लियर, चलिए, किसी किसी के मन में तो आ ही गया होगा ना, जिंदा इंसान अगर अकड़ने लगे तो, वाइगर मोटिस बोलते हैं उनको हम, राइगर मोटिस वाइगर मोटिस में डिफरेंस है, ठीक है। अगर यही क्या है, इफ लिविंग स्टेट में क्रॉस ब्रिज बन जा रहा है, इफ हमने क्या बोला, क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज परसिस्ट कर रहा है परसिस्ट कर रहा है इन किस में बताइए, लिविंग स्टेट में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिविंग स्टेट में क्या कर रहा है बताइए, परसिस्ट कर रहा है, तो क्या बोलेंगे उसे हम, वाइगर मोटिस बोलते हैं। यही डिफरेंस है राइगर मोटिस और वाइगर मोटिस में। GOR था, ठीक है, वाइगर मोटिस, ठीक है। ये सारे शब्द आपको डॉक्टर बनोगे तो मिलेंगे, क्लियर।
कम से कम अभी से सुन लो तो अच्छा लगेगा, डॉक्टर की फीलिंग आने लगेगी। बनोगे कि नहीं बनोगे वो तो रब जाने ना। आधी ख्वाहिश तुम्हारी हम इसी में पूरी कर देते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। एक होती है हमारे पास मसल ट्विच। एक होती है मसल ट्विच। टेंशन न लो, सिलेबस से बाहर लेकिन क्वेश्चन पूछे गए PYQs में 2009 में। हाँ, सुन दे ध्यान से। मसल ट्विच क्या है, यही ध्यान से सुनना है हमें। मसल ट्विच क्या है? मसल्स के अंदर एक स्टिमुलस मिलने के बाद जो जो इवेंट्स हो रहे हो उसी को हम क्या बोलते हैं? मसल ट्विच। यानी ऑल द इवेंट्स अकर इन या अकर्स बाय अ सिंगल स्टिमुलस। क्लियर? तो लिखेंगे ऑल द इवेंट्स, डिफिनेशन लिखेंगे, ऑल द इवेंट्स टेक्स प्लेस इन मसल्स, all the events takes place in muscles by a single stimulus, by a single stimulus। एक सिंगल स्टिमुलस मिलने के बाद जो भी इवेंट्स हो रहे हो, ठीक है, बाय अ सिंगल स्टिमुलस कॉल्ड एज मसल ट्विच। क्लियर? चलिए देखते हैं मसल ट्विच में एक सिंगल स्टिमुलस मिलने के बाद क्या होता है। ये एक ग्राफ है। क्लियर? इस तरफ हमारे पास क्या है? टाइम ड्यूरेशन। यहाँ पे क्या है? मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन स्टेट है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन है या रिलैक्सेशन है वो आप बाद में देखेंगे। हमने ये देखा कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज कुछ इस तरीके से होती है। क्लियर? यानी यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम बोलते हैं लेटेंट फेज। इसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट फेज। क्या है लेटेंट फेज? लेटेंट फेज क्या है? लेटेंट फेज, लेटेंट फेज कभी जिंदगी में आपने सुना है लेटेंट हीट ऑफ कैपेसिटी केमिस्ट्री में? उसी का मतलब समझा दो, लेटेंट का मतलब। हाँ, जो कैसे बताओ, बताने का कुदरत ने एक ही तरीका दिया है मुंह से ना। चलिए बताइए। चल भाई तू बता। भूल गए? अरे कुछ भी बता दो, मुझे केमिस्ट्री नहीं आती है। क्लियर? फिजिक्स आती है लेकिन केमिस्ट्री नहीं आती। फिजिक्स थोड़ी बहुत आती है, इतनी आती फिजिक्स कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। केमिस्ट्री में तुम लोग चाहे जैसे भी बता दोगे हम मान जाएंगे। लेटेंट, चलिए हम समझाते हैं लेटेंट का मतलब। यानी एक तरीके का ऐसा ये फेज है जिसमें होता सब कुछ है बट मुझे दिखाई नहीं देता, छिपा हुआ। क्लियर? जैसे लेटेंट हीट ऑफ कैपेसिटी में क्या है कि चेंज ऑफ स्टेट तो हो रहा है, लिक्विड से वेपर बन रहे हैं, बट वो चीज़ें मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं कितना हीट में। क्लियर? यानी किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान उतनी हीट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमने दिया जिससे चेंज ऑफ स्टेट बदल गया। क्लियर? बर्फ हुआ तो बर्फ से क्या हो गया? पानी हो गया, पानी से क्या हो गया? वेपर में हो गए, बट वो लेटेंट हीट मुझे पता नहीं चला। सेम यही बात आती है कि जब भी कोई भी स्टिमुलस मिलती है, ध्यान सुनेंगे, जब भी कोई भी हमें एक सिंगल स्टिमुलस मिली, CNS से हमारे पास क्या है, यहाँ से मैसेज आया और यही मैसेज हमारे पास स्टिमुलस मिला हमें। क्लियर? इस स्टिमुलस से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ बट वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन मुझे दिखाई नहीं दिया। ठीक है, यानी इस फेज को हम क्या बोलते हैं? ये 2 मिली सेकेंड का होता है। कितने सेकेंड का होता है? 2 मिली सेकेंड का होता है ये लेटेंट फेज।
अब इसके बाद जो फेजेस आती है यहां से लेकर के यहां तक, ये मसल्स किस फेज में जा रही है? कॉन्ट्रेक्शन फेज में जा रही है। किस फेज में जा रही है? कॉन्ट्रेक्शन फेज में जा रही है। तो ये हमारे पास क्या है? कॉन्ट्रेक्शन फेज है। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रेक्शन फेज बोलते हैं। क्लियर? इस फेज को हम क्या बोले? कॉन्ट्रेक्शन फेज बोले। अब यहां पे मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन हुआ, और मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन होने के बाद मसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी तो होगी, रिलैक्स भी तो होगी। तो यानी ये कैसा फेज हुआ बताइए? रिलैक्सेशन फेज। ये कैसा फेज हुआ? रिलैक्सेशन फेज। यानी एक सिंगल स्टिमुलस देने के बाद ये सारे कार्यक्रम हमारे पास होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक लेटेंट फेज वाला कार्यक्रम होता है, फिर मसल्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर मसल्स क्या होता है? रिलैक्स होता है, एक सिंगल स्टिमुलस में। क्लियर? और ये कितने सेकंड का होता है वो अभी हम बताएंगे। क्लियर? जल्दी करिएगा। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं ना, समझे ध्यान से। अब हमारे पास लेटेंट फेज कितने सेकंड का बताया था? 2। अब जो फेज ऑफ कॉन्ट्रेक्शन है, जो फेज ऑफ कॉन्ट्रेक्शन है वो अलग अलग मसल फाइबर का अलग अलग बता रहा हूं मैं। ठीक है, अगर स्लो मसल फाइबर है, अगर हमने क्या बोला? अगर स्लो फाइबर है यानी रेड मसल फाइबर हैं, तो इनका जो होता है 100 मिली सेकेंड होता है। कितना होता है बताइए? 100 मिली सेकेंड होता है। क्लियर? और अगर फास्ट फाइबर है, कैसा है बताइए? फास्ट फाइबर है तो कितना होगा? 10 मिली सेकेंड होगा। कितना होता है? 10 मिली सेकेंड। सेम यही फेज ऑफ रिलैक्सेशन का भी, जब उतना ही जा रहा है तो उतना ही तो होगा। क्लियर? यानी सेम यही किसके लिए है बताइए? अगर हम फेज ऑफ रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो फेज ऑफ रिलैक्सेशन क्या है बताइए? सेम है। ठीक है, स्लो का कितना है बताइए? 100। और फास्ट का कितना है बताइए हमारे पास? 10 मिली सेकेंड। क्लियर? स्लो मसल फाइबर का फेज ऑफ कॉन्ट्रेक्शन कितना होता है? 100 मिली सेकेंड। और फास्ट का कितना होता है? 10 मिली सेकेंड। ठीक है, टोटल मसल ट्विच अगर हम बोलना चाहें तो कितना आएगा? 200 मसल ट्विच फॉर स्लो मसल फाइबर। और स्लो का, फास्ट का? सही है, और क्या। ठीक है, बताओ, चाहे जैसे गलत सही हो तो हम डिसाइड करेंगे ना।
आगे बढ़े। एक बार क्वेश्चन में ये पूछा गया था, वो ध्यान से सुन लेंगे। राइगर मोर्टिस पहले कहाँ पे दिखाई देता है हमें? ठीक है, सबसे पहले हमें दिखाई देता है यहाँ पर जबड़े में। सबसे पहले क्या होता है, हमारा लॉक होता है जॉ। ये डिसऑर्डर पूछा गया है, लॉक जॉ फर्स्ट अपीयर इन कहाँ? राइगर मोर्टिस में। जब कोई भी इंसान मरता है उसके 3-4 घंटे बाद ये जबड़ा एकदम क्या हो जाता है, जाम हो जाता है। ये जो जॉ है एकदम जाम हो जाएगा, चाहे जितना भी कोशिश कर लीजिए आप उसको हटा नहीं पाएंगे। क्लियर? इसीलिए कोई भी इंसान मरता है सबसे पहले उसका चेहरा ठीक करते हैं। पता चले जाते जाते एकदम भयानक शरीर दे करके जाएगा तो वो दिक्कत होती है ना, वही चेहरा बना रहता है, आत्मा भटकती रहती है। क्लियर? तो यही सब पॉइंट हमें याद रखने हैं, कुछ बातें। क्लियर? और वाइगर मोर्टिस में भी ऐसा ही है। वाइगर मोर्टिस में क्या होता है कि इंसान के अंदर ऐठन आ जाती है, इस तरीके से ऐठन आती है कि ये बेड होता है, लोग कहते नहीं है ना मैं जमीन पे मरूंगा ना आसमान में मरूंगा, तो धरती पे भी इनका नसीब नहीं रहता है, इनका शरीर ही ऐसा होता है, ये चेहरा होता है, ये जाओ, ये हाथ पैर। क्लियर? समझ आ रही बात? यानी ये वाइगर मोटिस है। इस डिसऑर्डर में ऐसे कहते नहीं तुम ऐसे मरोगे, धरती नसीब नहीं होगी। धरती पे नसीब मरने के बाद नहीं, जीते जी नसीब नहीं होती इनको धरती। क्लियर? सर इनके जमीन पे होगा, थोड़ा सा पैर इनका जमीन पे होगा, बाकी पूरा बॉडी क्या होगा? समझ में आ रही बात है? ये ऐसी बीमारी होती है। क्लियर? और इनके जबड़े भी ऐसे टाइट होते हैं, बहुत भयंकर होते हैं। क्लियर? सबसे ज्यादा फर्स्ट अपीयर होते हैं यहीं पे, जबड़े पे ही इफेक्ट आता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं से। हम तो पढ़ रहे थे किस पे? हम पढ़ रहे थे कहाँ पे? मसल ट्विच ना। अगर आपसे कोई पूछे मसल ट्विच, अगर हमने ये कहा स्लो फाइबर के लिए, क्लियर, और किसके लिए? फास्ट फाइबर के लिए, दोनों के लिए अलग अलग। स्लो फाइबर के लिए हमारे पास इनका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का होता है। क्लियर? यानी हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर इनका जो पीरियड होता है, ठीक है, तो कितना होता है इनका पीरियड बताइए? पूरा का पूरा लेटेंट फेज कितना? 2 मिली सेकेंड। फेज ऑफ कॉन्ट्रेक्शन कितना? 100। फेज ऑफ रिलैक्सेशन कितना? टोटल कितना? 202 मिली सेकेंड होता है इनका क्या, स्लो फाइबर के लिए। क्लियर? इनके लिए फास्ट फाइबर के लिए कैसा ग्राफ होगा, ध्यान से देखेंगे तो इनका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का होता है। क्लियर? यानी इनका जो ग्राफ होगा, लेटेंट फेज कितना बताइए? 2 मिली सेकेंड। फेज ऑफ कॉन्ट्रेक्शन 10, फेज ऑफ रिलैक्सेशन यानी टोटल कितना? 22 मिली सेकेंड। क्लियर? हो गया? चलिए जल्दी करिए। हेडिंग डालते हैं टिटेनस। हेडिंग हो गई हमारे पास। नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए हेडिंग है हमारे पास टिटेनस। अरे मुंह न बनाओ, जल्दी लिखो।
और आपसे गुजारिश ये है कि इसको मीटर पर सेकंड न पढ़ लेना, ठीक है। मिली सेकंड है ये मिली सेकंड है, ml सेकंड है। एम हटा ही दें क्या, एम सेकंड ऐसे लिख दें। बहुत अच्छा बात हुआ, अभी याद आ गया ना। मीटर पर सेकंड लिख लिए थे क्या? नहीं नहीं नहीं, मिली सेकंड, ठीक है। मैक्सिमम लोगों की गलती यही थी, भगवान माफ कर दिया हमें, है ना। भगवान मेरा हमेशा साथ दिया है, नहीं तो तुम लोग तो बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़े हो। क्लियर? अच्छा हुआ यही याद आ गया ना, नहीं तो एक आध दो महीने बाद याद आता तो तुम लोग बता देते आपने मीटर पर सेकंड ही लिखा था। चलिए सुनेंगे इधर से, टिटेनस बोल रहा हूं मैं, ठीक है। टिटेनस क्या है भाई बहन, टिटेनस क्या है? बीमारी, टिटेनस बीमारी है। टिटेनस वैक्सीन वो तो बीमारी में ही तो लगती है। टिटेनस क्या है, डिजीज है। सुनिए ध्यान से, पहली बात ये नोट डाल करके लिख लीजिएगा, ये बीमारी नहीं है, टिटेनस बीमारी नहीं है, टिटेनी बीमारी है। समझ आ रही बात? टिटेनस बीमारी नहीं है। हम लोग आधा से ज़्यादा लोग कंफ्यूज इसीलिए होते हैं कि टिटेनस को एक बीमारी समझते हैं। टिटेनस बीमारी नहीं है, टिटेनी बीमारी है, अकेनसैटिन ने दिया है। क्लियर? टिटेनस क्या है, एक तरीके का फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स का मतलब हम आपको समझा रहे हैं, अगर कोई भी मसल्स हमारे लगातार कॉन्ट्रेक्शन फेज में बनी रह रही है, कब बनेगी, ध्यान सुनेंगे। जैसे हमने ये कहा कि हमने इनको एक सिंगल स्टिमुलस दिया, इस मसल्स को एक सिंगल स्टिमुलस दिया, ये किस फेज में गया, पहले लेटेंट में गया, तैयारी बनाई, तैयारी करने के बाद क्या किया उसने, कॉन्ट्रेक्शन फेज में गया। अब जब तक उसकी रिफ्रैक्टरी पीरियड खत्म नहीं हो रही है, उसके तुरंत बाद मैंने फिर से एक सेकंड स्टिमुलस दे दिया, और सेकंड स्टिमुलस दे दिया, फिर से वो किस में चला गया, कॉन्ट्रेक्शन में। रिलैक्सेशन में आने से पहले ही मैंने उसको फिर से क्या कर दिया, कॉन्ट्रेक्शन फेज में भेज दिया। यानी हमने ये कहा कि हमारे पास ये ग्राफ है, ध्यान समझेंगे। ये टिटेनस क्या है बताइए, सस्टेन्ड कॉन्ट्रेक्शन। कैसा कॉन्ट्रेक्शन बताइए, सस्टेन कॉन्ट्रेक्शन, लगातार कॉन्ट्रेक्शन फेज में बना हुआ है। कैसे बना हुआ है हम यहां से देखेंगे ग्राफ में, ग्राफ देखिएगा ध्यान से। ये हमारे पास नॉर्मल ये मसल्स कॉन्ट्रेक्शन फेज है। क्लियर? अब जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्टिमुलस दिया, ये पहला स्टिमुलस दिया। क्लियर? सेकेंड स्टिमुलस यहाँ पे रिलैक्स होने के बाद देने वाले थे, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सेकेंड स्टिमुलस दे दिया। क्लियर? ये फिर से कहाँ चला गया बताइए, कॉन्ट्रेक्शन फेज में। क्लियर? फिर यहाँ पे जाते जाते मैंने कैसा दे दिया, थर्ड, फिर से ये कॉन्ट्रेक्शन फेज में बना रहा। क्लियर? यानी हमने ये कहा कि सस्टेन्ड कॉन्ट्रेक्शन फेज ऑफ मसल्स बिफोर या जस्ट आफ्टर रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। यानी रिफ्रैक्टरी पीरियड से पहले ही, बिफोर रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। आरपी का मतलब क्या समझेंगे, रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले मैंने सेकेंड स्टिमुलस दे दिया। और हार्ट की सबसे खास बात यही होती है कि सेकेंड स्टिमुलस रिसीव ही नहीं करेगा, आप चाहे जितना कोशिश कर लीजिए। हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया, दोबारा अगर कहोगे कि कोशिश करो एक बार और कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो वो जब तक रिलैक्स नहीं होगा तब तक दूसरा स्टिमुलस लेगा ही नहीं। समझ में आई बात है? अब थोड़ी ना हार्ट को ये समझाओगे कि सुबह सर पूछने वाले कॉन्ट्रैक्शन कर देना, ठीक है। यानी दिल अपने हिसाब से धड़केगा। आपको लगता है कि नहीं अब हमारे पास बहुत तेज दिल धड़कने लग रहा है तेजी तेजी से, नहीं, वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होती है आपकी। क्लियर? तो यानी हमने ये कहा कि टिटेनस क्या है, कि अगर लगातार कॉन्ट्रेक्शन फेज में कोई भी मसल्स बनी रह रही है, अगर उससे पहले ही हम सेकेंड स्टिमुलस दे दे रहे हैं, ठीक है। समझ आई बात? और हमने यही बात याद रखना है, कॉन्ट्रेक्शन फेज में हमेशा लगातार बनी रहे, यही बात याद रखना है। क्लियर? यही टिटेनस है। जल्दी करिएगा, ग्राफ ऐसे ही बनाइएगा।
पूछा गया है, ये ग्राफ बना करके पूछा गया है। इसी को हम बोलते हैं कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट टिटेनस बोलते हैं इनको। इनको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट टिटेनस। क्या इनकम्प्लीट टिटेनस भी होता है? होता है, तभी तो कंप्लीट लिखवाया हूं। उसको हम क्लोनस बोलते हैं, टिटेनस नहीं बोलते। क्लोनस क्या होता है, ध्यान समझिएगा। ये यहां तक गया, थोड़ा सा रिलैक्स किया, यानी रिलैक्सेशन फेज में आ रहा था, रिलैक्सेशन फेज में हमने स्टिमुलस दे दिया, फिर रिलैक्स कर रहा था बेचारा, फिर हमने स्टिमुलस दे दिया, फिर रिलैक्स कर रहा था, फिर स्टिमुलस दे दिया। क्लियर? यानी रिलैक्सेशन पीरियड में हमने उसको स्टिमुलस दे रहे हैं। ये जरा सा बैठने की कोशिश किया, फिर हमने उठा दिया इनको। ये जरा सा बैठ रहे हैं, फिर उठा दिया। एक बार तो बैठने का मौका नहीं दिया, और दोबारा क्या कर रहे हैं, बैठने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उठा दे रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट टिटेनस, और इसको कभी कभी हम क्लोनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोनस। हाँ, एक ही में बनाना है, तभी तो डिफरेंस समझ में आएगा। अलग अलग पिन कर लीजिएगा, और क्या, इसको इस पिन से बना दे रहे हैं। ये स्टिमुलस की बात कर रहे हैं ना हम। हो गया। टिटेनस एक क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है, जिसमें हमेशा कॉन्ट्रेक्शन फेज में हमारा मसल्स बना रहे। क्लियर? टिटेनी एक बीमारी है, आपके एनसीईआरटी ने लिखी है टिटेनी के बारे में। क्लियर? उसमें डायरेक्ट लिखा होगा रैपिड स्पेज्म या फिर रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? क्या लिखा है? वही होगा ना। इसी से रिलेटेड क्या है एक बीमारी, टिटेनी। क्लियर? ये क्या है बताइए, ये एक तरीके की डिसऑर्डर है। क्लियर? इसमें क्या होता है कि अचानक अचानक क्या होता है, स्पेस में पड़ जाता है। क्लियर? या फिर स्पेस में ना समझ में आए आपको तो वाइल्ड कॉन्ट्रेक्शन। कई बार हम लोगों के जो शरीर होते हैं या फिर हाथ पैर एकदम अचानक क्या हो जाते हैं, ऐठ जाती है ना, मसल्स एकदम क्रैम्प हो जाती है, तो वो वाइल्ड जो कॉन्ट्रेक्शन है उसी की वजह से होता है। और क्यों हो रहा है ऐसा? ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल। ठीक है? यानी यहां पर क्या है, कैल्शियम आयन की लेवल क्या है बताइए, बहुत ही कम है इन बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के अंदर हमारे पास कैल्शियम आयन की लेवल बहुत कम है। क्लियर? हो गया? जल्दी करिए, एक दो पॉइंट और लिखवाना है बस, उसके बाद छोड़ देंगे। कम से कम मसल्स तो आज कंप्लीट करने दो। हाँ, 3 डिसऑर्डर हमारे मसल्स के हैं, 2 डिसऑर्डर हमारे बोन के हैं। ठीक है? हो गया? चलिए, टिटेनस के बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे। टिटेनस के बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे। टिटेनस के बारे में क्या पॉइंट लिखेंगे? जब लगातार हमें क्या मिल रहा है वहां बताइए, स्टिमुलस मिलेंगे। ठीक है? तो मसल्स हमेशा किस फेज में रहेगा? कॉन्ट्रेक्शन फेज में रहेगा। ठीक है? तो लिखेंगे व्हेन सक्सेसिव स्टिमुलस, व्हेन सक्सेसिव स्टिमुलस। टिटेनस के बारे में लिखेंगे व्हेन सक्सेसिव स्टिमुलस
आर गिवन टू द मसल्स व्हेन सक्सेसिव स्टिमुलस आर गिवन टू द मसल्स जस्ट आफ्टर रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिफ्रैक्टरी पीरियड के जस्ट बाद, ठीक है, जस्ट आफ्टर रिफ्रैक्टरी पीरियड, देन मसल्स रिमेन इन द कॉन्ट्रेक्शन फेज। बोली बात सही है? देन मसल्स रिमेन इन द कॉन्ट्रेक्शन फेज, मसल्स हमेशा कॉन्ट्रेक्शन फेज में बना रहेगा। क्लियर? अब सुनिए, यानी हमारे मसल्स क्या होते हैं, हमेशा कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो हमेशा कॉन्ट्रेक्शन फेज में बने रहेंगे। क्लियर? इसीलिए हमारे अंदर क्या होती है कि जो स्टिफनेस नजर आती है मसल्स के अंदर, आपने देखा होगा कई लोगों के मसल्स जो होते हैं स्टिफ होते हैं, क्लियर, और कई लोगों के लूज होते हैं। ये कुछ मसल्स ऐसी होती हैं हमारे पास, जैसे हमारे इस मसल्स में जो बाइसेप्स मसल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर मसल्स। क्या बोलते हैं? फ्लेक्सर मसल्स बोलते हैं। तो ये जो बाइसेप्स की मसल्स हैं, इनमें अगर 100 मसल फाइबर हैं ये, तो हमेशा क्या होता है कि 100 में से 5 मसल फाइबर इनवॉलेंट्री क्या होते हैं, हमेशा उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, हमेशा कॉन्ट्रेक्शन फेज में बनी रहती है। क्लियर? औसतन में बता रहा हूं, ऑन एवरेज, यानी 100 मसल फाइबर है जिसमें से 5% क्या है बताइए, 5% हमेशा कॉन्ट्रेक्शन फेज में है, और इसी वजह से क्या होता है कि मसल्स टाइट होते हैं। क्लियर? किसी के कम टाइट होते हैं, किसी के ज्यादा टाइट। कई लोग जो हमेशा टाइट जो बने रहते हैं वो हमेशा क्या होंगे, उनके में से 100 में से हो सकता है 10, 15, 20 होंगे मसल फाइबर कॉन्ट्रेक्शन फेज में। क्लियर? इसलिए कहा जाता है कि ये जो मसल्स के अंदर जो स्टिफनेस नजर आती है किसकी वजह से आती है, इन्हीं की वजह से आती है। क्लियर? ये टिटनेस है। इसीलिए कहा जाता है कि जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन है वो सब टिटनेस की ही वजह से है। क्लियर? नेवर बाई मसल ट्विच, नोट डाल करके लिखिएगा। लोगों को लगता है कि मसल्स के अंदर स्टिमुलस मिलेगी तब हम कॉन्ट्रेक्शन में जाएंगे, ऐसा नहीं होता। क्लियर? तो लिखेंगे नॉर्मल बॉडी फंक्शन, नोट डाल करके, नॉर्मल बॉडी फंक्शन आर रिजल्ट ऑफ टिटनेस, नॉर्मल बॉडी फंक्शन आर रिजल्ट ऑफ टिटनेस, नेवर बाई ट्विच, नेवर बाई ट्विच। क्लियर? यानी जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शन होते हैं वो हमेशा टिटनेस की ही वजह से होती हैं। लोगों को लगता है कि स्टिमुलस मिला तभी हमारे पास कॉन्ट्रेक्शन फेज में है, ऐसा नहीं है। क्लियर? अब जरूरी थोड़ी ना कि जो अगर हमारे यहाँ पे मसल्स के अंदर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, टच करेगा, तभी हमारी ट्राइसेप बाइसेप मसल यहाँ कॉन्ट्रेक्शन फेज में लाएंगे, ऐसा होता नहीं है। क्लियर? हम नॉर्मल भी अगर ऐसे हाथ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मसल्स कॉन्ट्रैक्ट फेज में रहेंगे ही रहेंगे। दिख गया क्या? ओह ठीक है, हमारे में तो नहीं है, बाकी सब में होंगे। क्लियर? यानी क्या है कि मसल्स में ये हमें बात याद रखनी है। क्लियर? ट्राइसेप्स बाइसेप्स मसल सबकी बात हो रही है ये। क्लियर? तो ये हमेशा क्या है कि अब बात आती है मसल टोन की, हेडिंग डालते हैं मसल टोन। तुम लोगों के बहुत पतले पतले है ना, सुन दे ध्यान से, तुम लोग भी हमारी तरह आलसी हो, नहीं तो हम लोग भी जरा सा होते ऐसे टाइट करते हुए हो जाता हम लोगों का, है कि नहीं? सुन दे ध्यान से, आगे एक बात करेंगे ध्यान से, मसल टोन। क्लियर? लास्ट हेडिंग है हमारे पास मसल टोन, या इसी को हम टोनस बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, टोनस बोलते हैं। समझा मसल टोन को? टोन का मतलब होता है मसल्स के अंदर मास, क्या कहते हैं, मास ऑफ मसल्स। हमेशा क्या होता है कि हर एक सेल्स की या हर एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, सबके अंदर अमाउंट ऑफ मास अलग अलग होता है मसल्स का। क्लियर? यानी इवन यहाँ तक कि हम बात करते हैं कि अगर मसल फाइबर की, क्लियर, तो सबके अंदर का अलग अलग मसल फाइबर होता है। जैसे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हमारे और इनकी बॉडी की बात करेंगे, ठीक है, ट्राइसेप बाइसेप्स दोनों में पाई जा रही है, बट किसी में उभर करके दिखाई देता, किसी में नहीं दिखाई देता। ये सब किसका कमाल है, आप कितना ज्यादा वर्क कर रहे हो। क्लियर? अगर मास बढ़ रहा है तो वो क्या बोला जाएगा, हाइपरट्रॉफी। सेम यही बात आता है कि मसल्स के नंबर जो होते हैं, चाहे ट्राइसेप्स हो चाहे बाइसेप्स, नंबर ऑफ मसल सबके अंदर क्या है, कांस्टेंट है।
बट किसी का मसल्स ज्यादा बड़ा होता है, किसी का कम होता है। वो किस बात पे डिपेंड करता है? वो किस बात पे डिपेंड करता है? हाइपरट्रॉफी यानी मास पे। क्लियर? यानी क्या है कि अगर आप ये भी ध्यान देखिएगा, दोनों हाथों की अगर मसल फाइबर की बात करते हैं तो सभी मसल फाइबर में मसल टोन अलग अलग होते हैं। ये ज्यादा वर्क हमारा हाथ करता है, इसलिए जरा सा हम ऐसे करते हैं तो ये तुरंत हमारा फूल जाता है, बट ये इतना ज्यादा नहीं फूलेगा। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा उतना ज्यादा वर्क नहीं है। तो सेम यही बात आती है कि मसल फाइबर में क्या होता है कि जब नॉर्मल अवस्था होती है इसको हम फ्लेक्सर मसल्स बोलते हैं। कैसा मसल बोलते हैं? फ्लेक्सर मसल्स। और फ्लेक्सर मसल्स जब आगे चल करके धीरे की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, आगे की तरफ जब बढ़ रहा है तो इनको हम लॉन्गिट्यूडिनल मसल बोलते हैं। तो ये मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में ये मदद यही करते हैं, मेन चीजें यही मसल टोन की सबसे खास बात होती है। क्लियर? चलो जिम करेंगे तब तुम लोगों को मसल्स दिखाएंगे, अभी तो है नहीं ना। चलिए देखते हैं, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मसल टोन में लिखेंगे। रोहित सर के पास होगा मसल्स, अच्छा है, ठीक है। हाँ है भाई। क्लियर? बहुत खाते पीते हैं ना वो, मसल्स बहुत ज्यादा है उनके पास। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे, मसल टोन में लिखेंगे, जल्दी करिएगा, हम लोग खाने से फुर्सत नहीं है ना। लिखेंगे मसल टोन में, स्टिफनेस इन द रिलैक्स्ड मसल, ऐसे लिखेंगे, स्टिफनेस इन मसल, स्टिफनेस इन द मसल्स ड्यूरिंग रिलैक्स्ड स्टेट, ड्यूरिंग रिलैक्स्ड स्टेट, ठीक है। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी इंसान रिलैक्स्ड अवस्था में रहता है फिर भी उसकी मसल्स टाइट होती है, उसको ऐसे टाइट करने की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मल अवस्था में अगर बातचीत कर रहा है, वो भी कई लोगों को जिम को देखा होगा, हमेशा ऐसे टाइट होकर के चलते रहते हैं ना, देखा आपने? यानी वो हमें लगता है कि देखो कैसे अकड़ रहा है, अकड़ नहीं रहा बेचारे के, वो मसल्स उसका नॉर्मल स्टेट अगर रिलैक्स स्टेट में भी है फिर भी उसका टाइट रहेगा वो मसल्स। क्लियर? हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि ट्राइसेप्स दिखाना पड़ता है, बाइसेप्स दिखाना पड़ता है, वो लोगों के नॉर्मली ऐसे निकले रहते हैं। क्लियर? तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ मसल टोन क्या है। अगर रिलैक्स्ड अवस्था में भी अगर उनकी मसल्स कैसी है बताइए, स्टिफ है यानी टाइट नजर आ रही है, यही उसकी क्या है, मसल टोन है। क्लियर? ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास कुछ मसल्स फाइबर के जो होते हैं, वो फ्यू मसल फाइबर मतलब लगभग लगभग 5% 10%, ठीक है, वो हमेशा कॉन्ट्रेक्शन फेज में बनी रहती है। क्लियर? अब कहोगे सर जी ऐसा तो होता तो हम लोग अगर हाथ ऐसे नीचे खड़े हुए हैं, अब ऐसे हाथ नीचे किसी का खड़ा हुआ है तो अब यहाँ पे भी तो टाइट हमेशा लगे रहेगा, तो क्या ये दर्द नहीं करेगा? बोलिए, कॉन्ट्रेक्शन फेज में बना हुआ है तो यहाँ पे भी तो एनर्जी खर्च होगी, क्रॉस ब्रिज बनेगा, तो ऐसे ये नीचे की तरफ रहेंगे तो ये भी तो हाथ दर्द करने लगेगा नॉर्मल अवस्था में भी ना, तो क्या दर्द करेगा? करता है? नॉर्मल अवस्था में ऐसे हम खड़े हैं तो क्या ये दर्द कर रहा है? नहीं। अगर 4-5 मिनट के लिए इसको टाइट रखेंगे, ऐसे करते रहेंगे, तब यहाँ पे दर्द महसूस होता है हमें। क्लियर? ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसे टाइट नहीं, ऐसे नॉर्मल अवस्था में किए हैं तब भी स्टिफनेस हो रही है, यानी कॉन्ट्रेक्शन फेज में है, तो दर्द करना चाहिए ना, नहीं करता। होता क्या है, वो रोटेशनल मैनर में करता है। क्या करते हैं? 100 मसल फाइबर हैं, पहले 5 मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ की मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में जाएंगे, फिर यहाँ की जाएंगे, फिर यहाँ की, ऐसे ऐसे हर जगह की जाएंगे। यानी हर जगह की मसल फाइबर क्या करती है, ये रोटेशनल मैनर में होती है, इसलिए नहीं थकती। ये सब वजह होती है। क्लियर? दर्द करने की और ना करने की। समझ आ रही बात? तो लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास फ्यू मसल फाइबर, ऐसे लिखेंगे, इट अपीयर्स ड्यू टू, ये क्यों हो रहा है ऐसा स्टिफनेस, इट अपीयर्स ड्यू टू few percentage of muscle fiber, few percentage of muscle fiber, few percentage of muscle fiber remain in the phase of contraction, remain in the phase of contraction involuntary, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, हम चाह करके भी उसको रिलैक्सेशन में नहीं ला सकते, ठीक है, remain in the phase of contraction involuntary। क्लियर? क्लियर? अब सुनिए जैसे, जो मसल्स हमेशा स्टिफनेस नजर आ रही है
उसको हम बोलते हैं स्पेस्टिक मसल्स। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। यानी इनमें मसल टोन में दो तरीके की मसल्स होती हैं, एक स्पेस्टिक मसल्स होती हैं। कैसी मसल्स होती हैं? स्पेस्टिक मसल्स। यही स्पेस्टिक मसल्स क्या करती है? कॉन्ट्रेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? अगर ये स्पेस्टिक मसल्स क्या है, इंक्रीज है, इनका नंबर अगर इंक्रीज है तो हमारे पास मसल्स कॉन्ट्रेक्शन क्या होंगे? मसल कॉन्ट्रेक्शन की जगह पे हम स्टिफनेस बोल दें, ठीक है। जो स्टिफनेस होगा वो क्या होगा बताइए? हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है। और इंक्रीज करेगा तो यानी हमारा मसल टोन बढ़ेगा कि घटेगा? बताइए, मसल टोन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, ठीक है। एक आते हैं हमारे पास फ्लैसिड मसल। कैसे आते हैं? फ्लैसिड मसल्स। अगर ये फ्लैसिड मसल्स क्या होते हैं हमारे पास, ज्यादा हो जाएं यानी रिलैक्स अवस्था में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये इनकी जो स्टिफनेस होती है क्या होती है? इनकी स्टिफनेस जो होती है वो घट जाती है, यानी मसल टोन क्या हो जाएंगे हमारी? मसल टोन क्या हो जाएगी? ये भी घट जाएगी। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए मेरे अंदर कौन सा ज्यादा है, ठीक है। फ्लैसिड मसल से है या फिर स्पेस्टिक मसल से? क्लियर? जिसका अगर ये लूज दिख जाए तो समझ जाइए क्या है? फ्लैसिड मसल से। क्लियर? और अगर टाइट दिख रहा है तो क्या समझ जाइएगा? स्पेस्टिक मसल्स। क्लियर? यही फर्क होता है। इसी के बल पे तो लोग कहते हैं, फ्लेक्स करते रहते हैं, ये देख रहे हो हमारे ट्राइसेप्स, ये देख रहे हो बाइसेप्स, बस इसी की बेसिस पे। क्लियर? सबसे अच्छा बात ये होता है कि फिजिकली फिट होने का मतलब ये नहीं है कि आपके ट्राइसेप बाइसेप्स हो, ठीक है, एप्स हो। जिंदगी खाइए पिए मौज करिए, क्या झूठे पसीने बहा रहे हैं हम लोग, है कि नहीं? झूठ मूठ का हम तो इस सब चीज़ पे बिलीव ही नहीं करते। स्ट्रांग होना है हमें मेंटली, ठीक है। हमारे सारे काम, अगर कोई भी काम करने में अगर कठिनाई महसूस हो रही है तब हमें दिक्कत है। बट हमें क्या है कि अगर कोई भी काम मैं अगर आसानी से कर ले रहा हूँ तो मेरे मोटे या पतले होने से क्या फर्क पड़ता है? समझ आए बात? हम साइकोलॉजिकली फिट होने चाहिए बहुत ज़्यादा। क्लियर? तो कोशिश ये करिए कि हम मेंटली बहुत ज़्यादा फिट हों। अगर वो चीज़ अगर मेंटेन कर लिया हमने एक बार, तो कोई भी बॉडी, कैसी भी बॉडी होगी, सब कुछ अच्छा लगेगा आपको। क्लियर? तो चाहे जितना भी बचा है सर, जल रहा है, ठीक है। तो यही तक हमारा था, ठीक है। हेडिंग डालते स्केलेटल सिस्टम। अब आज कुछ ज़्यादा हो गया ना, भावनाओं में बह करके हम बहुत ज़्यादा कर गए ना, कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दिया क्या? वाजिब था। स्केलेटल मसल, ठीक है। इसको नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे ना। क्या था?